गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। तो चलिए फिर आज की क्लास आपकी प्यारी सी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एक बार दिल खोल के मुस्कुरा लें। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या सीखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब इसमें कौन कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट हम सीखेंगे, P&L और बैलेंस शीट। लेकिन P&L और बैलेंस शीट पर जाने से पहले इसमें हमें दो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन समझनी है। एक ट्रांजैक्शन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और दूसरी ट्रांजैक्शन है डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एक है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एक है डिविजिबल प्रॉफिट्स। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कर ली है ऑलरेडी, लेक्चर आपने देख लिया होगा। और आज हम देख रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? डिविडेंड्स। तो दो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन पहले देखना है, उसके बाद हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज़ की, जो हम कैसे बनाएंगे? एज पर स्केड्यूल 3। क्योंकि जहाँ तक सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप फर्म की बात है, वो कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन कंपनी को फॉलो करना है स्केड्यूल 3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आज देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये चैप्टर डिविडेंड्स। तो हेडिंग बनाएंगे डिविडेंड्स अकाउंटिंग। डिविडेंड्स अकाउंटिंग। तो डिविडेंड, ये शब्द हम जब भी सुनते हैं डिविडेंड, तो क्या आपके चेहरे पर खुशी आती है? आपके मतलब शेयर होल्डर। तो जब भी हम ये शब्द सुन रहे हैं डिविडेंड, तो शेयर होल्डर के चेहरे पर चमक आ रही है, क्योंकि उसने कंपनी के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट किया था? उसका एक ही इंटरेस्ट था कि मुझे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो डिविडेंड मतलब जो हम सब सिंपल भाषा में जानते हैं कि कंपनी के हम शेयर्स बाय करते हैं और बदले में हमें कंपनी देती है डिविडेंड। तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, उसे कुछ मिलेगा। ठीक है, हम अब इस सेम डिविडेंड को देख रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कंपनी जब डिविडेंड देती है तो क्या उसे कोई कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं? क्या ऐसा है कि कोई मैक्सिमम लिमिट लगी हुई है डिविडेंड पर, या फिर कंपनीज एक्ट कहेगा कि भाई कोई लिमिट नहीं है, जितना डिविडेंड बांटना है बांटो, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये हम देख रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड्स अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिविडेंड की डेफिनेशन। डिविडेंड क्या है? तो लिखिएगा डिविडेंड इज़ अ
Dividend is a distribution of divisible profits of a company among the members according to the number of shares held by them. और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट 35 of the Companies Act 2013 dividend includes interim dividend. यानी कि हमारे 2 डिविडेंड होते हैं कंपनी के अंदर, एक को हम बोलते हैं इंटरिम और दूसरे को हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड. ठीक है, इंटरिम वो जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाएगा, फाइनल डिविडेंड वो जो ईयर का डिविडेंड होगा जिसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं और हमारे शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, दैट इज़ द फाइनल डिविडेंड. सो द कंपनीज एक्ट सेज डिविडेंड का मतलब है दोनों चीज़ें में क्या क्या, कौन कौन से दोनों डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड. अब ये जो डिविडेंड की हमारी डेफिनेशन है, डिविडेंड इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है, देखो डेफिनेशन तो सिंपल है, डेफिनेशन में तो कुछ उल्टा फुल्टा कुछ हाई फाई कुछ नहीं है. डिविडेंड का मतलब क्या है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का, प्रॉफिट्स का. प्रॉफिट किसके, कंपनी के. डिविडेंड किसको मिलेगा, मेंबर्स को. मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स. कैसे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. डिविडेंड सिंपल है लेकिन डेफिनेशन कह रही है इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. सो डिविडेंड इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि मैं डिविडेंड तभी दे सकती हूँ जब मुझे प्रॉफिट्स हुए हैं, या फिर जिस साल मुझे लॉस हुआ है क्या मैं उस साल भी डिविडेंड दे सकती हूँ. तो पहले आप बताइए कि क्या लगता है, जिस साल प्रॉफिट हुए हैं हम सिर्फ उसी साल डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर जिस साल लॉस हुए हैं हम उस साल भी डिविडेंड दे सकते हैं. और अगर दे सकते होंगे तो फिर कहाँ से देंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स तो है नहीं, इस साल तो है लॉस. क्या किसी को सेक्शन नंबर पता है, बुक मत खोल लेना अभी, कि क्या सेक्शन है डिविडेंड जिसके बारे में कंपनीज एक्ट हमें बता रहा है, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक. अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, क्या और वेट किया जाए. तो देखो डिविडेंड हमारा है, हीना का जवाब है सेक्शन 121 टू 127. वासु कह रहे हैं 123 टू 128. ओके, प्रिसाइजली इट इज़ सेक्शन 123 टू 127. ठीक है, देखो सेक्शन 123 में आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी डिविडेंड देते समय.
सेक्शन 124 में आपने पढ़ा होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसको हम ऊड़ा बोलते हैं, हाँ ऊड़ा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। फिर सेक्शन 125 में आपने पढ़ा होगा इन्वेस्टर एजुकेशनल प्रोटेक्शन फंड। फिर उसके बाद 126 आ रहा है राइट टू डिविडेंड, और 127 ये सेक्शन आ रहा है पनिशमेंट, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसको पे नहीं किया है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा आपने लॉ में पढ़ लिया कंप्लीट। इसमें आपने सारे टाइम लिमिट्स पढ़ लिए कि वो 30 डेज़ में करना है, 5 डेज़ में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, 7 ईयर्स तक हम वेट करेंगे, वो सारी टाइम लिमिट आपने लॉ में पढ़ ली हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे लिए सबसे पहली बात ये थी कि क्या डिविडेंड हम सिर्फ करंट ईयर प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं, या फिर हम लॉसेस होने पर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिविडेंड दोनों में से दिया जा सकता है, ईदर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स और आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अगर आपके करंट ईयर प्रॉफिट्स कम हैं तो आप जितने कम हैं वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऐड कर सकते हो, और आप दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के भी डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं ज़रा नेक्स्ट पैराग्राफ। डिविडेंड कैन बी पेड Dividend can be paid first out of current year profits, then out of previous year profits, comma subject to certain conditions। यही conditions हैं जिस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। Then third point, or a combination of both। Fourth point, or out of the money provided by central government or state government। अगर हमारी कंपनी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट अगर हमें कुछ मनी दे रही है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो हम उससे पैसे से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन बात हमारे लिए क्या है कि डिविडेंड्स कैन बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। अगर आप पे करते हो आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, देयर आर नो कंडीशंस। अगर आप करंट ईयर से पे करते हो डिविडेंड, तो कहीं पर भी कोई भी कंडीशन नहीं, आपको जैसे पे करना है पे कीजिए। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर से पे करते हो तो आपको कुछ कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अब ये कंडीशंस जो हमें फॉलो करनी है वो कौन सी हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए आप अपनी बुक निकालिए, वॉल्यूम 2 डिविडेंड्स, और जहाँ पे डिविडेंड स्टार्ट हो रहा है उसी पेज पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में डिविडेंड्स ही है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिविडेंड्स आप ओपन कीजिए और उसमें देखिए आप थर्ड पैराग्राफ, अ कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ accumulated profits earned by it in previous years and transferred by it to the reserves। ठीक है, इसका मतलब कंपनी पिछले सालों के प्रॉफिट में से
जो उन्होंने फ्री रिजर्व में रखे हैं वहाँ से भी डिविडेंड दे सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी का मतलब है प्रॉफिट्स हमारे पास कम है, और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स को अंडरलाइन करके लिखिए लॉसेस। सिंपल शब्दों में एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स लॉसेस। So in the event of inadequacy or absence of profits in any year, subject to the fulfillment of the following conditions. ये conditions हमें कहाँ पे given है? Companies Rules 2014, और rules कौन से हैं? Declaration and Payment of Dividend Rules. First condition, the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year. ठीक है, तो सपोज हम बात करते हैं हमारे ईयर 2021 की। 2021 में कंपनी को हैं लॉसेस या फिर हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, मतलब जितना डिविडेंड कंपनी देना चाहती है उतना देने के लिए प्रॉफिट्स नहीं हैं, प्रॉफिट्स हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितना कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, तो उसको हमने बोला इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब सपोज 2021 ईयर 2021 में लॉसेस हुए थे या फिर कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स थे, कंपनी स्टिल देना चाहती है डिविडेंड। तो लॉ ने क्या कहा सेक्शन 123 में, आप दे सकते हो। अगर आपके पास करंट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं हैं या फिर आपके पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं तो आप दे सकते हो डिविडेंड। कहाँ से दोगे आप? प्रीवियस ईयर वाले प्रॉफिट्स में से आप दे दो। ठीक है, कंपनी ने कहा ठीक है हम प्रीवियस ईयर वाले में से दे देंगे और हम डिविडेंड देंगे 20%। ठीक है, हमने कहा भाई कंपनी सबसे पहले ये बताना 1920 में डिविडेंड कितना दिया था, तो कंपनी ने कहा 10%। हमने कहा अच्छा 18-19 में दिया था डिविडेंड, कंपनी ने कहा दिया था 9%। हमने कहा अच्छा 17-18 में दिया था, कंपनी ने कहा दिया था 11%। तो हमने कहा वाह, प्रॉफिट थे तो 11%, प्रॉफिट थे तो 9%, प्रॉफिट थे तो 10%, अब प्रॉफिट नहीं है तो क्या कह रहे हो 20%। तो व्हाट द लॉ इज सेइंग कि भाई ऐसे थोड़ी ना, आपको अगर लॉसेस हुए हैं आप डिविडेंड देना चाहते हो तो रेट पर तो थोड़ा फोकस करोगे ना। जिस साल प्रॉफिट हुए थे उस साल 11%, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुए थे उस साल 20%। तो क्या किया, क्या करेंगे हमने कहा भाई पिछले 3 सालों के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट का निकाल लो आप एवरेज। ये जो आपका एवरेज आएगा दैट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो एवरेज है आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे इतना ही करोगे। फिर से देखें, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शेल नॉट एक्सीड, यानी कि शेल नॉट एक्सीड इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट, शेल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड बाय इट इन द 3 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग दैट ईयर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना चाहते हो दे सकते हो आप, लेकिन डिविडेंड डिक्लेरेशन रेट पर कैप लगी हुई है। लॉ में हम बोलते हैं कैप, अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, कैप लगाया हुआ है। कितना मैक्सिमम रेट हो सकता है? एवरेज ऑफ लास्ट 3 years, एवरेज ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 years। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, डिविडेंड जब हम डिक्लेयर करते हैं, सो सपोज द कंपनी सेट 10%, ठीक है, हम 10% डिविडेंड देंगे।
10% डिविडेंड जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो ये 10% किसका होता है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर 10% ऑफ शेयर कैपिटल? तो किस चीज़ का होता है भाई? मान लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है 50 लाख और कंपनी का इस साल का प्रॉफिट आ रहा है 15 लाख और कंपनी ने कहा हम डिविडेंड देंगे 10% के रेट पर। तो रेट तो ठीक है 10%, अमाउंट कैसे निकालेंगे? इट इज़ 10% ऑफ 50 लाख और इट इज़ 10% ऑफ 15 लाख। 10% किसका आखिर? तो बताइए आपके हिसाब से 10% किसका? तो आप आंसर लिख रहे हैं 65 लाख भी आंसर आ रहा है कि मैम देखो ना तो ये ऐसा करेंगे 65 लाख का हम निकालेंगे? बिल्कुल ही नहीं, ये तो कोई किसी भी लॉजिक से नहीं बनता। या तो इक्विटी शेयर कैपिटल का होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा 10%। तो किस चीज़ का होगा? तो किरण कह रहे हैं 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, वासु कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, निशांत कह रहे हैं 65 लाख, आंचल कह रही हैं शेयर कैपिटल, संभव कह रहे हैं शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही जवाब है। ये 10% किस चीज़ का होता है? शेयर कैपिटल का होता है हमेशा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी है, आप लोगों ने की भी नहीं, आगे भी हमें कभी नहीं करनी है। अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि 50 लाख का 10% जो हमारा हो जाता है 5 लाख। पेमेंट कहाँ से करेंगे? पेमेंट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये बात हो रही है कि अमाउंट निकालेंगे यहाँ से, लेकिन कैलकुलेशन किस पर करेंगे? 10% ऑफ शेयर कैपिटल। फिर बात आती है शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू पे करेंगे या मार्केट प्राइस पे करेंगे? डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पर दिया जाएगा या मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा? तो अगर रिलायंस के शेयर की मार्केट वैल्यू 1500 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 10% किस पर लगाना है? 1500 पर या 10 रुपये पर? क्या लगता है आपको, किस पर लगाएंगे? तो फेस वैल्यू 1500 रुपीज़ फेस वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। डिविडेंड जो हम देते हैं वो किस पर देते हैं? फेस वैल्यू पर देते हैं। और इसीलिए इस बात पर सेबी नाराज़ भी है कि भाई मार्केट प्राइस तो इतना ज़्यादा है, फेस वैल्यू इतना है और आप डिविडेंड सिर्फ इतने से ही वैल्यू पर देते हो। लेकिन डिविडेंड आपको किस पर देना है? फेस वैल्यू पर ही देना है। तो डिविडेंड क्या हम सिर्फ तभी दे सकते हैं जब हमें प्रॉफिट्स हो? नहीं, हम लॉसेस में से भी दे सकते हैं। लॉसेस जिस साल हुए हैं उस साल भी दे सकते हैं, लेकिन उस साल फिर हम कहाँ से देंगे डिविडेंड? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स में से। जैसे ही प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आया तो कंपनी ने कहा, एक्ट ने कहा कि आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। तो ये कंडीशंस कहाँ पर लिखी हुई हैं? कंपनी रूल्स 2014। रूल्स का प्रॉपर नाम क्या है? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन अभी करी है कि भाई मैक्सिमम रेट डिविडेंड डिक्लेरेशन का क्या हो सकता है? एवरेज ऑफ 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग। और इसके अलावा हमने सीखा है डिविडेंड कैलकुलेशन शेयर कैपिटल पर और दूसरा फेस वैल्यू पर। आगे आते हैं सेकेंड कंडीशन, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शैल नॉट एक्सीड 1/10 of the sum of its paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statement। पिछले साल के प्रॉफिट्स में से जब आप पैसा निकाल रहे हो तो मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो? 10%। 1/10 यानी कि 10%।
10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स जो कहीं पर भी डेडिकेटेड नहीं है, जिनके अगेंस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज़ फ्री रिजर्व। मैक्सिमम विड्रॉल होगा 10% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। थर्ड कंडीशन, the amount so drawn shall first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared before dividend in respect of equity shares is declared। ये पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, लेकिन बहुत ही सिंपल बात लिखी हुई है। कंपनी के P&L में सपोज प्रॉफिट है 50 लाख, ठीक है। इसमें से कंपनी ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट 50 लाख ये कहाँ चला गया? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये कहाँ पे दिख रहा है? अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, वहाँ पर हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके आगे ये बैलेंस आ गया 50 लाख का, ठीक है। अब सपोज नेक्स्ट ईयर कंपनी को होता है लॉस 10 लाख का, ठीक है। तो सपोज नेक्स्ट ईयर कंपनी को होता है लॉस 10 लाख का। अब ये लॉस कैसे शो होता है? तो भाई सिंपल सी बात है ना, हम P&L में लेके जाएंगे। पिछले साल का प्रॉफिट आ रहा था 50 लाख, अब हम क्या करेंगे? यहीं से हम करेंगे, प्रॉफिट आया है पिछले साल 50 लाख का और इस साल आया है लॉस, तो ये लॉस हम कैसे दिखाते हैं? ये लॉस हम यहाँ से माइनस कर देंगे, और इस ईयर के एंड में हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी या जो आगे ट्रांसफ़र होंगी वो 40 लाख रह जाएंगी। तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि वही प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जो आप यूटिलाइज़ करोगे, तो फिर जैसे इस केस की बात करें तो आप 50 यूटिलाइज़ नहीं करोगे, आप कितना यूटिलाइज़ करोगे? 40। तो कंडीशन नहीं भी लिखी होती तो भी लॉजिकल बात थी कि हम 40 ही यूटिलाइज़ करेंगे, पर क्योंकि कुछ ना कुछ हम हमेशा गलत करने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए लॉ ने लिख दिया है कि पहले लॉसेस राइट ऑफ होंगे, सेट ऑफ होंगे, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ, the balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up capital। अब कह रहे हैं जब आपने विड्रॉ कर लिया रिजर्व में से, विड्रॉ करने के बाद बैलेंस कितना बचा वो आप चेक कर लेना। बैलेंस मिनिमम कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब बैलेंस इसके बिलो नहीं जाना चाहिए रिजर्व में, तो ये लॉ ने लगाया है फ्लोर, मिनिमम लिमिट है, बैलेंस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट फिफ्थ, वो कह रहे हैं ओमिटेड है कंडीशन हमारे लिए। तो हमारे पास 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है आपका मैक्सिमम डिविडेंड रेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिविडेंड रेट आपका पिछले 3 सालों के डिविडेंड रेट का एवरेज मैक्सिमम। दूसरी कंडीशन, आपको सारे के सारे लॉसेस जो हैं वो राइट ऑफ करने हैं, वो राइट ऑफ हम करेंगे। तीसरी कंडीशन, मैक्सिमम विड्रॉल कितना हो सकता है? 10% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 10% मैक्सिमम विड्रॉल। चौथी कंडीशन, रिजर्व से विड्रॉ करने के बाद रिजर्व्स के अंदर मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए पेड अप कैपिटल का 15%। तो अब ये सारी कंडीशन को अच्छे से समझते हैं और एक एग्जाम्पल लिखते हैं रजिस्टर में, ठीक है। तो लिखते हैं एग्जाम्पल। कंपनी की बैलेंस शीट में है इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख रुपीस। सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं हम। कंपनी की बैलेंस शीट में है इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख रुपीस।
divided into 3 lakh equity shares of ₹10 each. उसके बाद है जनरल रिजर्व 8 लाख. उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख. सिक्योरिटी प्रीमियम को SP लिखना है, SPR नहीं लिखना है, ठीक है, वो हट गया है, चेंज हो चुका है, प्रॉपर अमेंडमेंट है, इसलिए सिर्फ SP. सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख. उसके बाद कैपिटल रिजर्व 1 लाख. उसके बाद है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1,20,000. और लास्ट में है रीवैल्यूएशन रिजर्व 90,000. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, द कंपनी इज प्रपोजिंग to pay dividend at a rate of 20%. Discuss the validity of dividend if first condition net profit of the year is ₹9 lakh. तो कंपनी देना चाहती है 20% का डिविडेंड, ठीक है, 20% का डिविडेंड देना चाहती है. इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख और कंपनी के नेट प्रॉफिट इस साल के हैं 9 लाख. तो पहले तो बताइए करंट ईयर प्रॉफिट में से दे देगी या फिर प्रीवियस ईयर में से हमें कुछ लेना पड़ेगा. तो चेक कर लेते हैं अमाउंट ऑफ डिविडेंड. कंपनी देना चाहती है डिविडेंड 20%. किस अमाउंट पर देगी? 30 लाख. तो कंपनी देना चाहती है 6 लाख रुपीस का डिविडेंड और कंपनी के पास नेट प्रॉफिट हैं 9 लाख रुपीस के. तो बताइए क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है? तो भाई 100% कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. सो येस, the company can pay dividend at a rate of 20%. फिर लिखेंगे सेकेंड सिचुएशन, जहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारे पूरे साल के हैं 4,50,000. तो हमने नेट प्रॉफिट अर्न किए हैं इस साल 4,50,000 के और कंपनी डिविडेंड देना चाहती है 20% के रेट पर 30 लाख रुपीस पर, यानी कि 6 लाख देना चाहती है कंपनी डिविडेंड. और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने हैं? 4,50,000. कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है 6 लाख रुपीस के, नेट प्रॉफिट है 4,50,000 रुपये. ये किस चीज़ का केस है? इसे हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स.
तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, प्रॉफिट हैं, 4.5 लाख के प्रॉफिट हैं। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि हम 20% देना चाहते हैं, तो फिर भाई 6 लाख रुपए का डिविडेंड देना है। तो नेट प्रॉफिट इस साल के तो 4.5 लाख ही हैं, तो ये नेट प्रॉफिट आपके बन गए इनएडिक्वेट। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब प्रीवियस ईयर से जो है हमें बैलेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा। बैलेंस अमाउंट कितना हो गया जो हमें विड्रॉ करना है? 6 लाख रुपए हमें चाहिए, हमारे पास है 4.5, 1.5 लाख का विड्रॉल हमें करना है। ये विड्रॉल करने से पहले कंडीशंस हमें सारी की सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहली कंडीशन है एवरेज की, पिछले 3 सालों का एवरेज। वो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो वी प्रिज्यूम कि 20% उस एवरेज से कम की लिमिट होगी। सेकेंड कंडीशन है लॉसेस की, लॉसेस अभी यहाँ पर नहीं है। थर्ड कंडीशन है मैक्सिमम विड्रॉल की। हम विड्रॉ सिर्फ कितना करना चाहते हैं? मात्र 1.5 लाख रुपए हम विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि लॉ के हिसाब से वो हमारी मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट के बाहर तो नहीं है। लॉ कह रहा है मैक्सिमम विड्रॉल होगा 10%। 10% किस चीज़ का? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल है 30 लाख प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्वेश्चन के अंदर बहुत रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, वो फ्री रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स हैं। फिर हमारे पास आया जनरल रिजर्व, ये हमारा फ्री रिजर्व है, तो इसमें हमने ऐड किया 8 लाख रुपीस। तो मैक्सिमम विड्रॉल लॉसेस आप कर सकते हो 38 लाख का 10%, यानी कि 3,80,000। तो अगर आपको इस साल डिविडेंड देने के लिए पिछले साल के रिजर्व्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कितना कर सकते हो? 3,80,000। क्यों भाई? लॉ रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहा है 10% के? लॉ सेज भाई तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो ये सारा का सारा उठा के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा लगा हुआ है पब्लिक का, ये जो हमारी रिटेन अर्निंग्स होती हैं इसको आप किस लिए यूज़ करते हो? बिजनेस की ग्रोथ के लिए ना, उसको री इन्वेस्ट करोगे ना बिजनेस में, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। अगर आप सारा पैसा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज डिविडेंड, तो आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? कंपनी में पब्लिक ने पैसा लगाया है तो कंपनी को ग्रो करवाना है। तो देखो, अगर आपको प्रीवियस ईयर प्रॉफिट चाहिए आप ले लो, लेकिन मैक्सिमम कितना लोगे? 10%। तो 3,80,000 हम विड्रॉ कर सकते हैं। और हमें विड्रॉल की रिक्वायरमेंट कितनी है? तो हमने अभी देखा था हमें तो 1.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हम डिविडेंड देना चाहते हैं 6 लाख। और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है करंट ईयर के नेट प्रॉफिट हमारे पास है 450। तो भाई विड्रॉल जो रिक्वायर्ड है वो है 1,50,000। मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 380। हमें चाहिए 150। कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये विड्रॉल कर लेंगे। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
उसके बाद है लास्ट कंडीशन जो कह रही है बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर विड्रॉल। तो पहली कंडीशन थी पिछले 3 सालों का एवरेज करेंगे, मैक्सिमम रेट उतना ही रहेगा। दूसरी कंडीशन है कोई लॉसेस होंगे तो आप उसको राइट ऑफ करोगे। तीसरी कंडीशन है मैक्सिमम विड्रॉल 10% होगा। और अब चौथी कंडीशन है रिजर्व से पैसा निकालने के बाद रिजर्व में बैलेंस कितना बचना चाहिए। ठीक है, तो लॉ कह रहा है भाई रिजर्व से पैसा निकालने के बाद बचना चाहिए कितना, 15%। 15% ऑफ शेयर कैपिटल। तो 15% ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि 30 लाख। तो लॉ सेज जब आप रिजर्व से विड्रॉ कर लोगे तो बैलेंस बचना चाहिए 4,50,000 रुपये का। हम चेक कर लेते हैं हमें विड्रॉ कितना करना है, 150। हम चेक कर लेते हैं बैलेंस बचेगा कितना विड्रॉल के बाद। हमारे पास जनरल रिजर्व के अंदर 8 लाख रुपीस आ रहे हैं। विड्रॉ कितना करेंगे हम, 1,50,000। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा, 6,50,000। लॉ क्या कह रहा है, बचना चाहिए मिनिमम 4.5 और हमारे पास बच रहा है 6.5। तो ठीक है, कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई हैं और क्योंकि कंडीशन सारी सेटिस्फाई हैं तो डिसीजन yes, the company can pay dividend. So the company can pay dividend at a rate of 20%. ठीक है, ये हमारा बेसिक जो है ना वो डिविडेंड है। पूरा चैप्टर भी हमारा इतना ही है। ये डिविडेंड है कि ये कंडीशंस हमें पूरी करनी है, उसके बाद ही आप डिविडेंड दे सकते हो फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ठीक है, अब एक बार फर्स्ट एग्जांपल आप आराम से देख लो, रिवाइज कर लो। अब आपके जो डाउट हैं वो आप पूछ लो। चिराग आप पूछ रहे हो 10% अगर इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है तब क्या करेंगे, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। हम इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% निकालेंगे एक अमाउंट, तो वो कौन से प्रॉफिट से आप उसको कंपेयर कर रहे हो। प्रॉफिट्स तो हमारे पास इनएडिक्वेट हैं, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो फिर ये आप क्या कंपैरिजन आप कर रहे हो। और दूसरा आप कह रहे हो कि चिराग की कुछ पैसा हम इक्विटी शेयर कैपिटल से भी करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज कैपिटल ऑफ द कंपनी, वहाँ से हम मनी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। रियल लाइफ में जनरल रिजर्व इज ऑलवेज मोर देन 15%। नहीं, ये सिर्फ हम तब देख रहे हैं जिस समय हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा हम ले रहे हैं लास्ट ईयर से। सपोज हमें इस साल प्रॉफिट है तो पिछले साल का जीआर क्या था उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ अगर हमें निकालना पड़ेगा पिछले साल के रिजर्व से, उस समय हम ये कंडीशन देख रहे हैं 15% वाली।
लेकिन हाँ, अगर मैं जनरली कहूँ तो जनरली ये उसके ऊपर ही होगा, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन या लॉ नहीं है कि ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, और देखिए और कोई अगर डाउट हो तो, और अगर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 क्लियर है तो एक एग्ज़ाम्पल हम और कर लेते हैं। तो क्या हम चलें नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ? ठीक है, तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। ABC Limited has incurred a loss of rupees 20 lakh for the year 1920. The board of directors has announced dividend at a rate of 15%. और इस दिन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ और कंपनी के रिजर्व्स हैं 10 करोड़। तो करंट ईयर में तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं रिजर्व्स हमारे हैं 10 करोड़ के, पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़। द एवरेज डिविडेंड declared by the company in last 3 years is 25%. Examine the validity of dividend declared. तो क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं हैं, लॉसेस हैं और डिविडेंड अनाउंस हुआ है, इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स में से लेंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब है फिर से 4 कंडीशन। सबसे पहले देखो एवरेज रेट 25 आ रहा है, ये है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम आप डिविडेंड कितना दे सकते हो? 25%। कंपनी ने कितना अनाउंस किया है? 15%। तो लिमिट के अंदर है, कंपनी 15% रेट डिसाइड कर सकती है। फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है। सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं रिजर्व में से लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद आप रिजर्व यूज करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे रिजर्व के अंदर अभी पैसा आ रहा है 10 करोड़, तो आपका जो अभी लॉस हुआ है 20 लाख का, वो आप माइनस कर दो, और जो आपके पास बैलेंस बच रहा है 9 करोड़ 80 लाख, यहाँ से ये पैसा आप यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली ऐसी करते हैं हम, लॉस पहले माइनस करते हैं और फिर बैलेंस जो मनी है वो हम यूज़ करते हैं। सेकेंड कंडीशन।
अब हमारा फोकस थर्ड और फोर्थ कंडीशन पर रहेगा। थर्ड कंडीशन है मैक्सिमम विड्रॉल 10%, फोर्थ कंडीशन है मिनिमम बैलेंस 15%। दोनों कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखना, एरिया ऑफ मिस्टेक है। जब हम मैक्सिमम विड्रॉल देख रहे हैं 10%, तो हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और जब हम मिनिमम बैलेंस देख रहे हैं 15%, तो वो हम कर रहे हैं सिर्फ शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आप चेक करो बाकी दोनों कंडीशन से और बताओ क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है या फिर नहीं। तो वासु का आंसर आ गया है। वासु कह रहे हैं कि हाँ, कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने आंसर निकाला है, क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है इस केस में 15% के रेट पर या फिर नहीं। जय ने भी आंसर निकाल लिया है कि यस मैम, कंपनी दे सकती है डिविडेंड। तो सिंपल सी बात है, 4 कंडीशन पूरी करो तो फिर आप डिविडेंड दे सकते हो। कंडीशन इसलिए लगाई गई हैं कि भाई पुराने साल की रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, बिजनेस में यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि आप सारा का सारा पैसा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसलिए कंडीशन लगाई गई है। संभव भी कह रहे हैं कि यस, कंपनी कैन पे डिविडेंड। चिराग कह रहे हैं कि मैम अगर विड्रॉल का अमाउंट ज़्यादा आ रहा हो नेट प्रॉफिट से, तब क्या करेंगे। चिराग बेटा, तुम ऐसा करो, तुम पानी वानी पियो, ठीक है, थोड़ा खुद को संभालो, फिर तुम वापस आओ क्लास के अंदर। हीना कह रही हैं कि यस, कंपनी कैन गिव डिविडेंड। हाँ जी, देखिएगा तो सभी एक बार देख लीजिए कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है। एवरेज डिविडेंड रेट की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। लॉस हम पहले डेफिनेटली सेट ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद ही हम रिजर्व यूज़ करेंगे। मैक्सिमम विड्रॉल कितना हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा है, 1.2 करोड़, और हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, 30 लाख रुपीज़। मिनिमम बैलेंस इन रिज़र्व, हम विड्रॉ सिर्फ 30 कर रहे हैं, 10 करोड़ के रिज़र्व है हमारे पास, उसमें से 20 लाख का हम लॉस राइट ऑफ करेंगे। 9 करोड़ 80 लाख के रिज़र्व्स हमारे पास बचते हैं, हम उसमें से सिर्फ 30 लाख ही निकाल रहे हैं, तो रिज़र्व के अंदर भी बैलेंस बहुत ज़्यादा है। सो येस, कंपनी कैन पे डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 15%। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ तक कोई डाउट।
कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अगर हमारी लाइव क्लास होती तो ये कैश प्राइस का क्वेश्चन होता। तो अभी आप इमेजिन करो कि ये आपको बस अच्छे से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं मैम आप कैश प्राइस कोरियर कर देना घर पे। लिखिएगा प्लीज़ नेक्स्ट एग्जांपल। कंपनी की बैलेंस शीट में हमें दिख रहे हैं 17,509% प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान से करना, वैसे ये कैश प्राइस क्वेश्चन है। 17,509% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, fully paid up. So total amount is 17,50,000. उसके बाद कंपनी के पास है 8 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, again fully paid up. $80 lakh. उसके बाद कंपनी के पास है जनरल रिजर्व 25 लाख और कंपनी के जो करंट ईयर के नेट प्रॉफिट हैं, करंट ईयर में कंपनी के प्रॉफिट हैं 3 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 3 लाख। कंपनी का पिछले 3 सालों का एवरेज रेट immediately preceding 3 years का average rate, that is 12%. And the company wants to declare dividend at a rate of 10%. Examine the validity of dividend declared. ठीक है, तो क्योंकि कैश प्राइस क्वेश्चन है ये, मतलब उस लेवल का है ये, तो इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर।
हाँ जी, तो हीना, वासु और संभव ये तीनों ने आंसर निकाला है और ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो क्या इनका आंसर सही है? मैक्सिमम विड्रॉल और मिनिमम रिजर्व बैलेंस चेक करते हुए ध्यान रखिएगा, इस बार क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो उसको भी हमें कंसिडर करना है, भूलना नहीं है। चिराग और जय दोनों कह रहे हैं कि हाँ, कंपनी दे सकती है डिविडेंड। श्रेया भी कह रही हैं कि हाँ, कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो देखिए, चेक करें क्या इनका आंसर सही है या नहीं। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी? इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, जिसके बारे में क्वेश्चन ने हमें अलग से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा द कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये बात आपको ध्यान आ गई होगी कि अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं तो उनसे पहले किसको डिविडेंड देना ज़रूरी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो सबसे पहले तो देखते हैं डिविडेंड का अमाउंट है कितना, क्योंकि इस बार प्रेफरेंस शेयर भी है तो डिविडेंड दोनों को जाएगा। तो डिविडेंड का अमाउंट है कितना, सबसे पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास है 17,50,000 और डिविडेंड हम दे रहे हैं एट अ रेट ऑफ 10% जो डिक्लेयर किया गया है। लेकिन ये है एक एरिया ऑफ मिस्टेक जो हो सकता है। पहली गलती, हम प्रेफरेंस शेयर को ध्यान ना दें कि हमें डिविडेंड उनको भी देना है, ये पहली गलती हो सकती है। दूसरी गलती, आपको ध्यान आ गया कि डिविडेंड देना है, लेकिन आपने जब कैलकुलेट किया तो इनटू में आपने कर दिया 10%, क्योंकि डिविडेंड रेट क्या है 10%। लेकिन क्या ध्यान रखना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट तो वही होता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 17,500, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तो डिविडेंड डेफिनेटली हम पहले प्रेफरेंस को देंगे, बाद में इक्विटी को, लेकिन रेट, तो ये रेट जो हम निकालेंगे वो प्रेफरेंस के लिए क्या रहेगा हमारा, 9%। 17,50,000 पे 9%, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बनता है 157,500। ये तो हमें प्रेफरेंस वालों को देना है। इक्विटी वालों को फिर हम देंगे इसके बाद। इनका कैपिटल है 80 लाख और इनको हम डिविडेंड देंगे किस रेट पर, 10% के रेट पे, यानी कि इनका डिविडेंड बन जाता है 8 लाख। ठीक है, यानी कि टोटल जो कंपनी को डिविडेंड के लिए पैसा चाहिए वो है 9,57,500। इतना रिक्वायर्ड अमाउंट है फॉर डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इस अमाउंट में से हमारे पास है कितना, तो भाई हमारे करंट ईयर नेट प्रॉफिट ये है 3 लाख। करंट ईयर प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज़, हम पे करना चाहते हैं 9,57,500 रुपीज़। ये प्रॉफिट हो जाते हैं हमारे इनएडिक्वेट, तो हमें और कितना पैसा चाहिए, 657,500, जो हम कहाँ से विड्रॉ करेंगे, ये हम विड्रॉ करेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से। ठीक है, अब 657,500 हमें विड्रॉ करने हैं, तो देखिए हम विड्रॉ कर कितना सकते हैं मैक्सिमम। तो हम देख रहे थे मैक्सिमम विड्रॉल, ये आपका कितना आएगा, 10%। 10% किस चीज़ का, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व
12,25,000। 12,25,000 हम विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉल हमें करना कितना है, सिर्फ 6,57,500, यानी कि कंडीशन हमारी पूरी होती है। फर्स्ट कंडीशन एवरेज रेट वाली हमारी पहले ही पूरी हो गई थी। एवरेज रेट 12% है, कंपनी डिविडेंड दे रही है 10%। सेकेंड लॉसेस का केस है नहीं। थर्ड कंडीशन मैक्सिमम विड्रॉल की पूरी होती है। चौथी कंडीशन मिनिमम रिजर्व बैलेंस, ये होना चाहिए 15% ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। सो 1750 प्लस 80 लाख का 15% मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए 1462,500। और हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं 657,500। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि रिजर्व में विड्रॉल के बाद बैलेंस बचेगा कितना। सो बैलेंस लेफ्ट इन रिजर्व आफ्टर विड्रॉल, जनरल रिजर्व में हमारे पास अमाउंट है 25 लाख। हम विड्रॉ करना चाहते हैं 6,57,500। अगर हम ये विड्रॉ कर लेंगे तो बैलेंस हमारे पास बचेगा 18,42,500। बचना कितना चाहिए मिनिमम बचना चाहिए 1462,500। बच रहा है 1842,500। कंडीशन फुलफिल्ड है। यस, सबने करेक्ट आंसर निकाला था, सभी का आंसर करेक्ट था। यस, कंपनी कैन पे डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 10%। तो कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है 10% के रेट पर। ठीक है, इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक हमारा डिविडेंड्स का जो है कंप्लीट होता है। डिविडेंड्स में जो एक चेंज आया है ना, एक जो अमेंडमेंट आई है, वो बेसिकली क्या चीज़ है। देखो, आपकी जो बुक है डिविडेंड, जहाँ पर अभी हमने कंडीशंस रीड आउट की थी, उसके नेक्स्ट पेज पर आइएगा। तो नेक्स्ट पेज, जो पेज नंबर 8 हमारा आ रहा है, उस पर आप देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देखोगे तो डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डीडीटी, वो यही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस डिविडेंड चैप्टर में अमेंडमेंट क्या आई है कि ये जो टैक्स है ये हट गया है, ये डिलीट हो चुका है। तो डिलीट हो चुका है तो बस बात ख़त्म। कोई चीज़ अगर ऐड होती है तो उसको हमें नए सिरे से सीखना होता है। ये तो डिलीट हो चुका है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ये सारा काट दो, ये पूरा आप काट दो पेज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। प्लस आपको ध्यान रखना है, कहीं भी अगर आप ये देखते हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो अब हट गया है, ये अब नहीं है हमारे सिलेबस में। सिलेबस में भी क्या, ये लॉ में ही चेंज आ चुका है, इसलिए ये सिलेबस से भी हट गया है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या चीज़ थी ये मैं सिर्फ हल्का सा आपको बता रही हूँ। कंपनी जो डिविडेंड देती है, कंपनी जो डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए क्या बन जाता है, इनकम, है ना। कंपनी जो डिविडेंड देती है वो शेयर होल्डर के लिए क्या है, इनकम। तो भाई डिविडेंड क्योंकि इनकम है तो आपको उस पर टैक्स देना है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का मतलब था कंपनी टैक्स पहले कट कर लेती थी और फिर कट करने के बाद डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती थी। लेकिन अब जो है 1920 से जो है ये चेंज आपका आ गया है कि भाई ये जो अब टैक्स जो हम दे रहे थे, ये टैक्स अब शेयर होल्डर देंगे, कंपनी नहीं देगी।
तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे सीधा सीधा, उस डिविडेंड पर टैक्स अब हम शेयर होल्डर से ही ले लेंगे। तो हम तो अकाउंटिंग देख रहे थे कि जब कंपनी देती है टैक्स डीडीटी, तो फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, पर अब क्योंकि ये टैक्स ही हट गया तो अकाउंटिंग भी सारी हट गई। तो ये सारा पोर्शन सिर्फ आपको डिलीट करना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे डीडीटी, तो वो जो है हमारे कोर्स में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अलग से नहीं है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़ का पार्ट है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, जब हम P&L बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ पर ये बहुत सारे एडजस्टमेंट्स में साथ में एडजस्टमेंट आएगी, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो उस समय हम चेक कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग कर देंगे। तो ये बीच में एक छोटा सा पार्ट था, एक पार्ट भी नहीं, एक ट्रांजैक्शन है ये डिविडेंड की। तो ये इसकी अकाउंटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है कि टैक्स है नहीं, टैक्स हमें पे करना नहीं है। हाँ, हम जब पे करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट में से पे कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से अगर पे करते हो तो 4 कंडीशंस हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी है। वो कंडीशन कहाँ पर गिवन है? कंपनी रूल्स 2014, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी टाइम लिमिट है 7 डेज़ वाली, 15 डेज़, 30 डेज़, वो सब आपके लॉ का पार्ट है। अकाउंट्स में तो हमें सिर्फ अकाउंटिंग करनी थी। ठीक है, तो इसी के साथ फिर ये छोटा सा टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है डिविडेंड्स का। वापस से 5 मिनट ले लो, रिवाइज कर लो, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। तो ये छोटी सी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट है। एक बार फिर से देख लो, अगर कोई डाउट है डिविडेंड से रिलेटेड तो आप पूछ लो। कनिष्क कह रहे हैं कि मैम फ्री रिजर्व के एग्जाम्पल दे दो। फ्री रिजर्व बहुत टाइम से दे रही हूँ, हमने बोनस शेयर किया था तब भी हम बात बारी बारी कर रहे थे फ्री रिजर्व की। फ्री रिजर्व के यही एग्जाम्पल आते हैं, जनरल रिजर्व और P&L, या फिर कभी कभी अगर आपको याद हो वही बोनस शेयर्स वाले चैप्टर में कभी कभी आपने देखा था क्वेश्चन में लिखा होता है जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व 20,000, तो ब्रैकेट में लिखा होता है ₹5,000 इज़ फ्री, या इट इज़, या जैसे उसमें लिखा था कि 5,000 केम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐसे कुछ करके। तो अगर अलग से ये मेंशन करेंगे कि इतना पार्ट फ्री है तो वो हमारा फ्री है, अदरवाइज फ्री रिजर्व सिर्फ यही होते हैं, जनरल रिजर्व और P&L। ठीक है, तो और कोई डाउट नहीं है तो डिविडेंड्स हमारा फिर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।